राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग दो महत्वपूर्ण खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। एक खबर में जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद के बड़े इंपोर्टर से लेकर अब बड़े एक्सपोर्टर तक की बनने की कहानी, तो वहीं पर दूसरी खबर रफाल से जुड़ी हुई होगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप बस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखिए, पहली खबर में हम लोग रफाल को लेकर डिस्कस कर ले। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के साथ साथ नौसेना के लिए भी 26 के नंबर्स में रफाल एम फाइटर जेट का ऑर्डर दिया गया है। इसी को लेकर बताया ये जा रहा है कि रफाल एम आईएनएस विक्रांत पर ऐतिहासिक लैंडिंग करेगा। इसको लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर पर इंटीग्रेशन के ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं। इसी के तहत बताया ये जा रहा है कि इस साल के अंत तक फर्स्ट फ्लाइट कैंपेन, जिसे कि एफएफसी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इसके ट्रायल शुरू कर दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो रफाल एम आईएनएस विक्रांत के ऊपर लैंड करेगा वो इंडियन नेवी का रफाल एम नहीं होगा, बल्कि ये ट्रेनिंग वगैरह के लिए फ्रेंच नेवी का ही रफाल एम होगा। मैं आपको पहले भी एक बार पास में वीडियो बनाकर बता चुका हूं कि जब हमें डिलीवरी शुरू होगी रफाल एम की तब तो होगी ही होगी, लेकिन इससे पहले हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग वगैरह और बाकी के इंटीग्रेशन के लिए फ्रांस की नौसेना से कुछ रफाल हमें दिए जाएंगे, जिसके चलते हम ये सारी व्यवस्थाएं इनकी डिलीवरी से पहले ही कर देंगे। तो जैसी डिलीवरी होगी इसके बाद रफाल एम तत्काल ऑपरेशन कर दिए जाएंगे। शुरुआत में बताया ये जा रहा है कि इसमें पायलट भी फ्रेंच नेवी का ही होगा। ये शुरुआत में तय कर लिया गया था कि इस तरह के फ्लाइट कैंपेन को 2 फेजेस में किया जाएगा। पहला मैंने आपको बताया कि इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा, तो वहीं पर जो दूसरा कैंपेन होगा वो अगले वर्ष की शुरुआत में होगा। इसके बाद 2028 से हमें इन फाइटर्स की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इस फ्लाइट कैंपेन में कई तरह के हिस्से होते हैं, जिनको लेकर विस्तृत रूप से जांच पड़ताल की जाती है। इसमें अप्रोच प्रोसीजर होती है, स्की जंप लॉन्च होता है, अरेस्टर रिकवरी होती है। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत पर जो अरेस्टर गियर्स वगैरह हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी शामिल होती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल बना दिया जाएगा जो वास्तविक कंडीशन की तरह हो। उसके बाद ये सारे फ्लाइट कैंपेन शुरू किए जाएंगे। अगेन मैं आपको बता दूं कि इनका एम यही है कि इनकी डिलीवरी से पहले ही आपको प्राय सभी तरह की ट्रेनिंग्स वगैरह दे दी जाए, जिसके बाद जब डिलीवरी शुरू हो तो इनके इंटीग्रेशन और इनके ऑपरेशनल होने में ज्यादा समय न लग पाए। अब अगली खबर की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें स्पष्ट बताया ये जा रहा है कि अब भारत गैसोलीन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। जी हाँ, गैसोलीन में आपको बता दूं, वैसे तो आप जानते ही होंगे कि जब क्रूड ऑयल को रिफाइन करके अलग अलग उत्पाद बनाए जाते हैं, पेट्रोल, डीजल या और भी कुछ चीजें, उन्हें ही कहा जाता है। तो इसी में बताया ये जा रहा है कि अब भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग एक्सपर्ट बनेगा, बल्कि इन्हें बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट भी करेगा। और इस एक्सपोर्ट में 25% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद देखी जा रही है। यानी आज की तुलना में 25% आप और एडिशनल ले लीजिए, इतना हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 2025 में हम लोगों ने जो रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट किया या जो पेट्रोलियम उत्पाद थे, इनकी टोटल वैल्यू थी $44.4 बिलियन। अब इसमें आप 25% और जोड़ लीजिए तो सोचिए कितना हो जाएगा। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दिसंबर 2026 से अपनी रिफाइनिंग कैपेबिलिटी को बहुत बड़े स्केल पर ऑपरेशनल करने जा रहा है। तो भारत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करेगा, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होगी, रिफाइनिंग होगी, और जो भी गैसोलीन प्रोडक्ट होंगे उन्हें हम जरूरतमंद देशों को एक्सपोर्ट किया करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस समय रिफाइनिंग कैपेबिलिटी की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है आपको, क्योंकि दुनिया भर के देशों में क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की जो क्षमताएं हैं वो लगातार सीमित होते जा रही है। एक तो ये कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में, इसकी वजह से क्रूड ऑयल सही समय पर सही गंतव्यों तक पहुंच नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से कई सारी रिफाइनरियां ऑलरेडी बन पड़ी हुई है। इसके अलावा अगर रशिया की बात की जाए तो मैंने आपको 2 ही दिनों पहले एक वीडियो बनाकर पूरा डिटेल में बताया था कि रशिया की जो बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज है, इनके ऊपर भारी भरकम ड्रोन से अटैक किए गए हैं। और बताया ये जा रहा है कि कम से कम 30% तक की इनकी रिफाइनिंग कैपेबिलिटी को इससे प्रभावित किया है। शुरुआत में रशिया ने ये किया कि जो रिफाइंड ऑयल वो एक्सपोर्ट किया करते थे वो उन्होंने बंद कर दिया, ताकि उनकी डोमेस्टिक जरूरत पूरी हो पाए। लेकिन इसके बावजूद नहीं हो पा रही थी, क्योंकि 30% तक उनकी रिफाइनरीज या तो डिस्ट्रॉय कर दी गई है या उनमें बहुत ही मेजर ब्रेकडाउन्स आ गए हैं अटैक्स वगैरह की वजह से, जिनको सॉल्व करने में काफी लंबा समय लग सकता है, जिसकी वजह से भारत का नाम आगे आया। और बताया ये गया कि भारत के द्वारा रशिया को भारी मात्रा में गैसोलीन एक्सपोर्ट किया गया,
जिसकी क्वांटिटी भी 60,000 टन बताई गई। इसके अतिरिक्त भारत ऑलरेडी यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट कर ही रहा था, तो मिला जुलाकर जो भारत का गैसोलीन एक्सपोर्ट था वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और ये समय के साथ और भी बढ़ेगा, इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रशिया भी इस मौके को कैश करना चाहेगा, यानी जब युद्ध वगैरह की परिस्थितियां सब कुछ खत्म भी हो जाए तब भी रशिया ये चाहेगा कि भारत भारी मात्रा में रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता रहे। इस क्रूड ऑयल को भारत अपने देश में ही रिफाइन करके गैसोलीन उत्पाद फिर पश्चिमी देशों को एक्सपोर्ट भी किया करे। और ये रहा वो चार्ट जो आपको इंडिकेट करता है कि भारत ने सर्वाधिक क्रूड ऑयल कहां से इंपोर्ट किया ड्यूरिंग ईरान अमेरिका वॉर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नंबर 1 पर रशिया है, जो न केवल टॉप पर है बल्कि टॉप पर भी होने के बाद आंकड़े बहुत ही ज्यादा वाइड हैं। कहने का मतलब हम लोगों ने रशिया से ऑयल खरीद के मामले में सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। नंबर 2 पर यूएई आ चुका है, नंबर 3 पर सऊदी, नंबर 4 पर ब्राजील और नंबर 5 पर वेनेजुएला। अब इसका एडवांटेज एक और रूप में आपको ये मिलेगा कि देखिए जब भी आप क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने की बात करते हैं तो ट्रेड डेफिसिट आपके साथ ही चलता है। हमको सर्वाधिक ट्रेड डेफिसिट इन्हीं सब चीजों की वजह से होता है, हम जानते ही हैं। अब इन्हें रिकवर करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने एक्सपोर्ट भी बढ़ा दीजिए। भारत मैन्युफैक्चरिंग में काफी अच्छा कर रहा है और काफी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट भी घटा है। लेकिन अगर इसे हम लोग और तेजी से घटाना चाहते हैं तो हमें हमारे एक्सपोर्ट्स को और बढ़ाना होगा, साथ ही इंपोर्ट भी कम करना होगा। लेकिन चूंकि इस मामले में हम लोग इंपोर्ट कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी टोटल रिक्वायरमेंट का अब तो 90% तक क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो जो ट्रेड डेफिसिट होता है उसे मैनेज करने के लिए ये फॉर्मूला सही है। आप जितना इंपोर्ट करके ट्रेड डेफिसिट का भार बढ़ा रहे हैं उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं जब तेल को आप इंपोर्ट करने के बाद में रिफाइन करके गैसोलीन को जब आप एक्सपोर्ट करेंगे। वो जो एक्सपोर्ट करने में आपको मार्जिन मिलेगी बीच में, वो सीधे सीधे आपके ट्रेड डेफिसिट को कम करने में सहयोगी होगी। तो बहुत ही अच्छी प्लानिंग है, बहुत ही बेनिफिशियरी साबित होगी ये। बिल्कुल इसे आप आपदा में अवसर कह सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।